गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सोडियम संस्थान पर स्वागत करता हूं। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, विलयन। इसमें हम लोगों ने मोलरता पढ़ ली थी, नॉर्मलता पढ़ ली थी, मोल निकालना सीख लिया था। ठीक है, आज हमें सीखना है मोल प्रभाज। क्या सीखना है? मोल प्रभाज। इसको अच्छे से सीखना है। न्यूमेरिकल में कराऊंगा एक दो, क्योंकि आपके एग्जाम में मोल प्रभाज निकालना आता ही आता है। ठीक है, आप हेडिंग लगाएंगे मोल प्रभाज। क्या हेडिंग लगाएंगे आप? मोल प्रभाज या मोल अंश बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मोल अंश यानी मोल फ्रैक्शन। ठीक है, देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन यानी कि एक अंश, मोल का अंश। एक विलयन में जो विलेय और विलायक होता है तो उसके कुछ मोल होंगे। तो विलयन के कुल मोल में विलेय या विलायक का कितना मोल अंश उपस्थित है, कितना उसका फ्रैक्शन उपस्थित है, कितना अंश उपस्थित है, वही क्या कहलाता है? उसका मोल अंश कहलाता है। आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि किसी विलयन के कुल मोलों में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या, विलेय या विलायक के मोलों की संख्या उस विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहलाती है। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है आपको, जो मोल प्रभाज होता है वो विलायक का या विलेय का होता है, ना कि विलयन का। मोलरता, नॉर्मलता या जितनी भी चीजें अभी तक हमने निकाली हैं वो सब किसके लिए होती थी? विलयन के लिए होती थी। लेकिन जो मोल प्रभाज है ये किसका है? विलेय या विलायक का होगा। ठीक है, तो कुल मोलों में उपस्थित विलेय या विलायक के जितने भी मोल होंगे वही उस विलेय का या उस विलायक का मोल प्रभाज कहलाता है। ठीक है, इसे कैपिटल X से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी भी चीज से प्रदर्शित कर सकते हैं। ये नॉर्मली लिख दिया है कि X से हम कर सकते हैं, X से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए अब जैसे हमें विलेय के मोल प्रभाज निकालना है, किसके निकालना है? विलेय के मोल प्रभाज। विलेय के मोल प्रभाज यानी X और विलेय को हमने मान लिया A है, विलेय को A मान लिया। ठीक है, तो विलेय के मोल प्रभाज यानी XA बराबर क्या हो जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। बटे में क्या लिखेंगे? कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या। तो ये हो गया किसके? विलेय के मोल प्रभाज ऐसे निकालेंगे। इसी तरीके से जब हमें विलायक के मोल प्रभाज निकालने होंगे, विलायक के मोल प्रभाज, इसको हम B से लिख लें तो ये हो जाएंगे विलायक के मोल प्रभाज। तो विलायक के मोल प्रभाज निकालने के लिए क्या होगा? ऊपर लिखेंगे हम विलायक के मोलों की संख्या और नीचे कुल मोलों की संख्या। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या और नीचे हम वही लिखेंगे कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या। कुल मोलों की संख्या समझते हो? कुल मोलों का मतलब उस विलयन में जितने भी अवयव उपस्थित हैं, विलेय और विलायक। अगर दो चीजें उपस्थित हैं तो नीचे विलेय प्लस विलायक दोनों के मोल प्रभाज लिखेंगे। ठीक है, देखिए कैसे लिखेंगे।
जैसे हमें विलेय का मोल प्रभाज निकालना है यानी XA बराबर, तो ऊपर क्या लिखेंगे, विलेय के मोल, n से लिखते हैं ना मोलों की संख्या को, तो Na अपॉन कुल मोल यानी Na प्लस Nv, ये हो जाएगा विलेय के मोल प्रभाज। विलेय का मोल प्रभाज विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के कुल मोल। विलयन में दो चीज होंगी ना, विलेय और विलायक, तो दोनों के मोलों को जोड़ करके नीचे लिखेंगे और ऊपर लिखेंगे जिसके मोल प्रभाज निकालने हैं। विलेय के मोल प्रभाज निकालने हैं तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे। इसी तरीके से अगर विलायक के मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे लिखेंगे क्या, दोनों के मोलों की संख्या Na प्लस Nb। ठीक, इस तरीके से ये मोल प्रभाज निकाले जाते हैं। देखिए विलेय के मोल प्रभाजों की संख्या निकालने के लिए विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे विलयन के कुल मोलों की संख्या। ठीक, इसी तरीके से विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे। जब विलेय के निकालेंगे तब विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे। जब विलायक का मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे कुल मोलों की संख्या रखते हैं। ठीक, इस तरीके से ये मोल प्रभाज निकाला जाता है। अभी मैं आपको एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उससे वो आपको और क्लियर हो जाएगा, तब तक आप इसको नोट करिएगा। ठीक है, देखिए एक न्यूमेरिकल है 72 ग्राम जल व 92 ग्राम एथिल अल्कोहल। क्या बोल रहा है, 72 ग्राम जल व 92 ग्राम एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH के मिश्रण में दोनों के मोल प्रभाज की गणना कीजिए। ठीक है, जल कितना दिया है 72 ग्राम, एथिल अल्कोहल कितना दिया है 92 ग्राम, इसमें दोनों के मोल प्रभाज हमें निकालने हैं। ठीक है, अब देखिए चाहे दोनों का मोल प्रभाज निकालना हो चाहे किसी एक का मोल प्रभाज निकालना हो, हमें विलयन के कुल मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी। कुल मोलों की संख्या का मतलब है उस विलयन में जितने पदार्थ उपस्थित हैं उन सब के मोलों की संख्या। इस विलयन में क्या क्या है, जल है और एथिल अल्कोहल, तो जल के मोलों की संख्या भी निकालनी है हमें और एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या भी निकालनी है। सबसे पहला काम हमारा यही होगा कि सबसे पहले हम निकालेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या। ठीक, यानी कि NW लिख सकते हैं आप यहाँ पर। ठीक है, मोल ऑफ वाटर। ठीक है, याद रखना जब भी आपको मोल प्रभाज निकालने के लिए बोलेगा सबसे पहले आपको देखना है कितने पदार्थ हैं, उन सभी पदार्थों के मोलों की संख्या पहले निकाल लेना आप, फिर जिसके मोल प्रभाज निकालने के लिए कहेगा उसका बस निकाल लेना आपको। ठीक है, कैसे निकालेंगे, जल के मोलों की संख्या निकालने के लिए आप जानते हैं हम लोग क्या रखते थे, ऊपर रखते थे उस पदार्थ का ग्राम में भार और नीचे रखते थे उसका अणुभार। तो जल का ग्राम में भार देखिए कितना दिया हुआ है 72 ग्राम, तो सीधा ऊपर लिखेंगे हम 72 और नीचे लिखेंगे जल का अणुभार। जल का अणुभार निकालना आपको आना चाहिए, H2O, इसका अणुभार हो जाएगा 18। ठीक है, देखिए 2 इसका होता है और 16 हाइड्रोजन का एक होता है, 2 हाइड्रोजन है 2 और इसका होता है 16, 16 और 2 18, ये मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कितना 18, तो जल के मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी। ठीक, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 18 से 72, कितना आ गया, जल के मोलों की संख्या आ गई 4। इसी तरीके से हम निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या। ठीक है, यानी कि N(E) लिख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए अब एथिल अल्कोहल का भार कितना दिया हुआ है 92। ठीक, अणुभार कितना आएगा, एथिल अल्कोहल का अणुभार आप निकाल सकते हैं। देखिए C2H5OH, कार्बन में कितना होता है 12, 2 कार्बन है तो कितना हो जाएगा 24, ये 5 हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। ठीक है,
6 4 10 और 6 16 का 6, एक हासिल, 2 एक 3 और एक 4, ये आ जाएगा 46। ठीक है, आपको अणुभार निकालना सीखना है। बिना अणुभार के आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं लगा सकते हैं विलयन वाले चैप्टर का, इतना याद रख लेना। ठीक है, कार्बन का देखिए परमाणु, एक कार्बन का परमाणु भार कितना होता है, 12, 2 है तो 24, एक हाइड्रोजन का 5 होता है, ये कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 5 हाइड्रोजन है तो कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, इसको जोड़ेंगे 46 आ जाएगा। अब 46 का भाग 92 में दीजिए कितना आएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 46 दूनी 92। ठीक है, तो जल के मोलों की संख्या आ गई, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या आ गई। अब हमें क्या निकालना है, जल के मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। ठीक, देखिए जल का मोल प्रभाज यानी एक्स वाटर, क्या लिखेंगे, किसके निकाल रहे हैं, जल के निकाल रहे हैं ना, तो ऊपर किसके लिखेंगे, जल के लिखेंगे। जल का मोल प्रभाज यानी कि ऊपर लिखेंगे हम जल के मोलों की संख्या और नीचे लिखेंगे कुल मोलों की संख्या। कुल मतलब कि एथिल अल्कोहल और जल दोनों को जोड़ के, तो ये हो जाएगा एक्स डब्ल्यू बराबर जल के मोल कितने आए थे 4, और नीचे कितना लिखेंगे हम, नीचे इन दोनों को जोड़ना है, 4 और 2 कितना 6। ठीक, अब बस 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, देखिए 6 का भाग 4 में नहीं जाएगा। ठीक है, आप बचपन वाले मेथड से ही लगा सकते हैं, आप रफ करके इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए डिवाइडेशन नहीं होगा तो आप 0 बढ़ाएंगे, 40 हो गया। ठीक है, कितने बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 6 6 36 होता है, 10 में से 6 गया 4, ये 3 में से 3 गया 0, फिर दशमलव लगा है, फिर 4 आएगा, फिर 6 बार जाएगा, ऐसे ऐसे 6 6 6, यानी कि 0.66 करके जल के मोलों की संख्या आ जाएगी। ठीक, ये हो गए जल के मोल प्रभाज। अब हम अगर निकालेंगे एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज, C2H5OH यानी कि X ऑफ E, तो इसके लिए क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या, एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितनी है 2, और नीचे क्या रखेंगे कुल मोलों की संख्या, 4 और 2 6, नीचे तो कुल मोलों की संख्या ही रखनी है। अब 2 का भाग हम 6 में देंगे तो कितना आएगा 0.3333 करके आता जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो ये आ गए जल के मोल प्रभाज और ये आ गए एथिल अल्कोहल के मोल प्रभाज। इस तरीके से मोल प्रभाज निकाले जाते हैं। आपके एग्जाम में मोल प्रभाज वाला एक सवाल आता ही आता है, बहुत ही इजी होता है मोल प्रभाज निकालना, बिल्कुल कठिन नहीं होता है। बस आपको क्या करना है, जितने भी पदार्थ दिए हुए हैं उन सबके मोलों की संख्या निकालेंगे, जिसका मोल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रखना है और नीचे सबको जोड़ करके टोटल रख देना है और सॉल्व कर देना, मोल प्रभाज आ जाएंगे। एक सवाल मैं आपको और दे रहा हूं, इसको आप लगाइएगा। ये देखिए, ये सवाल आपका यूपी 2020 में आया हुआ है। एथिलीन ग्लाइकोल, ये 2020 में आया हुआ था। एथिलीन ग्लाइकोल, आपको फॉर्मूले की टेंशन नहीं लेना है, एक फॉर्मूला आपके एग्जाम में लिख के आएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है C3H8 C2H6O2, कितना होता है इसका C2H6O2। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपको लिख के देगा वो। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए। एथिलीन ग्लाइकोल के मोल अंश की गणना कीजिए, और आगे क्या दे रहा है, आगे दे रहा है वो आपको, यदि विलयन में C2H6 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, यदि विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित हो, 20% द्रव्यमान उपस्थित हो। ठीक,
ये देखिए, उसने आपको इसमें क्या दिया हुआ है, C2H5 एथिलीन ग्लाइकोल का प्रतिशत में द्रव्यमान दिया हुआ है, प्रतिशत में द्रव्यमान दिया हुआ है, और इससे आपको पूछ रहा है कि इसके मोल प्रभाज की गणना कीजिए। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये प्रतिशत में दिया हुआ है, ग्राम में भार में दिया हुआ है, कैसे निकालेंगे, क्या होगा। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको पढ़ाया हुआ था प्रतिशत सांद्रता, याद होगा आपका, द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता, आयतन प्रतिशत सांद्रता। ठीक है, ये वहां से आप निकाल सकते हैं इजीली। उसको भी आप मत याद रखिए, उसको भी भूल जाइए। 20% का सीधा सीधा मतलब आपको याद रखना है, कुछ नहीं है। ठीक है, इसका सीधा सीधा आप मतलब रखेंगे C2H6O2 का भार आप सीधा सीधा लिखेंगे, 20% है ना, तो आप इसको सीधा लिखेंगे 20 ग्राम, बस भूल जाइए सब कुछ। ठीक है, जिस किसी भी पदार्थ का जितना परसेंट दिया है उतने ही ग्राम है वो। प्रतिशत का मतलब क्या, 100 में। ठीक है, 100 में 20 ग्राम ये है। बाकी जो विलायक होगा, देखिए विलेय तो इतना है, विलायक क्या होगा, जल होगा ना, तो सीधी बात है, हम यहाँ पर जल का भार लिख लेंगे। जल कितना होगा, 20 ग्राम हमारा एथिलीन ग्लाइकोल हो गया, तो जल कितना बचा, 80 ग्राम। ठीक है, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रतिशत मात्रा में जितना भी दिया होगा वही आपका ग्राम में भार है। बस उसको घटाने के बाद विलायक का भार आप 100 नहीं रखेंगे, विलायक का भार उतना अलग करने के बाद जितना बचेगा उतना रखेंगे आप। ठीक है, तो ये हमारा एथिलीन ग्लाइकोल का भार मिल गया, जल का भार मिल गया, मोलों की संख्या निकाल सकते हैं और अब मोल प्रभार निकाल सकते हैं। ठीक है, केवल हमें एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभार निकालने हैं, लेकिन मोलों की संख्या तो दोनों की निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए हमें जल के मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी, जल के मोल। ठीक है, यहां पर हम निकालेंगे n वाटर, कितना आएगा, जल का ग्राम में भार और नीचे जल का अणु भार 18 ही होता है। ठीक है, इसको आप कैंसिल करके निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 18 × 72। ठीक है, हाँ कितना बचेगा, 18 × 72, 72 और 8 80, फिर 18 × 72 हो जाएगा। ठीक है, 4.4 के आसपास आएगा ये। देखिए इस तरीके से आप कर लेना, ये हो जाएगा 18 × 72, 10 में से 2 गया 8, फिर आप पॉइंट लगाएंगे, 80 हो जाएगा, 18 × 72, 4.44 करके ये आता जाएगा। ठीक है, तो जल के मोल आ गए। अब क्या करेंगे हम, C2H6O2। ठीक, इसके हमें मोल प्रभार निकालने हैं, यानी एथिलीन ग्लाइकोल, ऐसे ही आप लिख सकते हैं। इसका ग्राम में भार कितना दिया हुआ है, 20। अणु भार आप इसका निकाल लीजिए। देखिए ये कितना होता है इसका, 12 × 2 प्लस 1 हाइड्रोजन और 6 हाइड्रोजन इसमें उपस्थित हैं। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। अणु भार निकालना तो आप सीख गए होंगे ना, एक कार्बन का 12, 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24 हो गया। हाइड्रोजन का 6 हो जाएंगे, 6 हाइड्रोजन है, और एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 2 है तो 16 दूनी 32 हो जाएगा। जोड़िए कितना हो जाएगा, 6 4 10, तो 12 का 2, एक हाथ से 3 2 5 है 6, 62 हो जाएगा इसका। ठीक, तो एथिलीन ग्लाइकोल का अणु भार, ग्राम में भार बटे अणु भार, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो इसका ये हो गया हमारा अणु भार। ठीक है, अब इसको आपको इसमें डिवाइड करना है, कितना आएगा, देखिए ये हो जाएगा 62 और ये है 20। ठीक, अब ये डिवाइड तो होगा नहीं, आप क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, अब आप डिवाइड कर सकते हैं। लगभग ये कितना बार, 3 बार डिवाइड हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 3 18। ठीक है, तो ये 10 में से 4 जाएगा, 6 जाएगा, 4 बचेगा, 9 में से 8 गया 1। ठीक है, फिर पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12, तो लगभग आपका कितना 0.32 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 0.32 इसके मोल आ गए एथिलीन ग्लाइकोल के। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसके मोल प्रभार निकालने हैं केवल एथिलीन ग्लाइकोल के मोल प्रभार। तो हम रखेंगे एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे और नीचे रखेंगे कुल मोलों की संख्या, यानी कि इसके मोल प्लस इसके मोल। ठीक, बस इनको ऐड करके आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। इसको आप जोड़ सकते हैं, ये देखिए 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये 4 और 3 7 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये हो गया 4.76 और ऊपर है 0.32। अब इसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, दशमलव हटाएंगे। ठीक है, ये दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, 476 का भाग आपको किस में देना है, 32 में देना है, पॉइंट में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको देखना हो तो आप देख करके देख लीजिए।
देखिए ये भाग नहीं जाएगा तो दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, ठीक है। अभी भी भाग नहीं जाएगा, अब क्या करेंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ एक जीरो और बढ़ाएंगे, ठीक है। अब कितनी बार, लगभग 7 बार में चला जाना चाहिए। 7 छंग 42 कर दो, 4 हासिल, 7 सत्ते 49, 49 और 4 53 हासिल, 5 7 चौके 28, 2 30 3 नहीं जाएगा 7 बार में, ठीक है। ये लगभग 6 बार में जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 6 6 36 का 6, 3 हासिल, 6 सत्ते 42 और 3 45 हो जाएगा, 5 4 हासिल, 6 चौके 24 और 4 28, ठीक है। तो लगभग 0 पॉइंट कितना आंसर आ जाएगा आपका, 0.06। ये आ गए इसके मोलों की संख्या, ठीक है। इसके एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या इस तरीके से आ जाएगी, ठीक। केमिस्ट्री में पॉइंट वाली कैलकुलेशन आपको थोड़ा ध्यान से करनी होती है, ठीक है, याद रखना। इसमें देखिए एथिलीन ग्लाइकोल के ही पूछ रहा था, तो केवल एथिलीन ग्लाइकोल के मोल निकाले हमने। एथिलीन ग्लाइकोल के मोलों की संख्या ऊपर रखी, नीचे कुल मोलों की संख्या लिखी, एथिलीन ग्लाइकोल की मोल प्रभाज आ गए। जल के पूछता तो कोई दिक्कत नहीं थी, अब जल के मोलों की संख्या यहाँ ऊपर रख दे तो नीचे तो इतना ही रहेगा हमेशा, ठीक। इस तरीके से ये निकल आएगा। तो ये हमारा मोल प्रभाज निकालना हमने क्या कर लिया, सीख लिया है। जो भी आपको प्रॉब्लम हो मोल प्रभाज निकालने में, आप कमेंट करिए, मैं आपको मोल प्रभाज निकालना बताता हूँ, ठीक है। इसके बाद हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे अभी, अब आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, चलिए इस टॉपिक को ब्लेटा वाला टॉपिक है, इसको हम क्या करते हैं बाद में पढ़ते हैं ब्लेटा वाले टॉपिक को, क्योंकि काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसमें राउल का नियम, डाल्टन का नियम, हेनरी का नियम, ये सारे नियम हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखिए अच्छे से सीखिए चीज़ों को, जो नहीं बनता है आप कमेंट करिए, मैं आपको फिर से सिखाऊंगा, ओके।